गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इंडक्टर से होगा और थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म वगैरह का इसमें कॉन्सेप्ट जो होगा वो इन्वॉल्व होगा। तो ये पैराग्राफ क्या कहता है, एन इंडक्टर। मैं चाहता हूँ पहले एक बार ये पैराग्राफ आप पढ़ लें और खुद से सॉल्व कर लें। तो ये पैराग्राफ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो एक बार आप इसको पढ़ के एक बार खुद से सॉल्व करके देख लें। मेरे ख्याल से हो गया होगा, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। An inductor is a passive electronic component that stores energy in the form of magnetic field. A student has arranged a setup in which he has charged a capacitor with general 220 volt AC supply. The charge capacitor connected to an inductor. Suppose the rate at which charge on the capacitor varies according to equation Q equals to Q naught sin omega t plus phi. Let the time period of LC oscillation be T. तो मुझे बताना एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट T by 4. अच्छा, एट T इक्वल्स टू 0 से कैपेसिटर पे चार्ज रहा होगा, और कैपेसिटर पे कितना चार्ज रहा होगा, मतलब कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी रही होगी। क्योंकि इनिशियली तो सिर्फ कैपेसिटर के पास एनर्जी है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी है। यही एनर्जी बाद में इंडक्टर को मिल रही है, इससे सर्किट में करंट आ रहा है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर t बराबर 0 देखें तो ये हो जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो इस समय क्यू की वैल्यू अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसे रखूँ साइन ओमेगा टी plus phi at t equals to 0 is going to be q naught sin, ये हो जाएगा q naught sin स्क्वायर 5/2c। अच्छा, और एलसी ऑसिलेशन के बारे में एक और बात पता होनी चाहिए कि सम ऑफ एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर प्लस एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर प्लस एनर्जी stored in capacitor equals to initial energy stored in capacitor at t बराबर 0। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम इंडक्टर में जितनी एनर्जी है कैपेसिटर में जितनी एनर्जी उसका सम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो t बराबर 0 पर जितनी कैपेसिटर के पास एनर्जी थी इसके बराबर होगा। तो अगर मैं देखूं t बराबर t/4 पर कैपेसिटर क्या कितनी एनर्जी थी, तो वो थी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी इक्वल्स टू क्यू नॉट। ये हो जाएगा क्यू नॉट साइन, ये हो जाएगा 2 पाई/t इंटू t/4 प्लस 5। ये हो जाएगा क्यू नॉट कॉस 5, हो जाएगा क्यू नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 3 पाई/2। तो इस इंस्टेंट पे इंडक्टर पे कितना एनर्जी स्टोर रही होगी, वो निकालने के लिए मैं टोटल एनर्जी से कैपेसिटर की एनर्जी को उस इंस्टेंट पे माइनस कर दूंगा। तो मुझे एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर में इसकी वैल्यू होगी 1 मोल। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। तो बस में क्या करना था, बस में ये पता होना चाहिए कि किसी भी इंस्टेंट पे इंडक्टर पे जितनी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर पे जितनी एनर्जी स्टोर होती है उनका सम टोटल एनर्जी स्टोर एट कैपेसिटर एट t बराबर 0 के बराबर होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, सपोज एट t बराबर 4 t/4 the inductor is removed and connected to a real load composed of a metallic conductive rod of length L, यहाँ पे एंड मास L।
and mass m, a time varying magnetic field represented as cross given by B equals to B naught tan t applied. मुझे बताना है distance traveled by the rod in 10 seconds if the velocity of rod becomes 0 after 10 seconds. तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है, वो समझना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बारे में बात हम्म, ये आपका मेटालिक रॉड थी और ये आपका इंडक्टर। दिक्कत क्या है ना कि लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमने तो भाई इंडक्टर पे एनर्जी फाइंड कर रखी है, तो मैं हाफ एल आई का स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे करंट मिल जाएगा, मैं फिर उससे अपने कैलकुलेशन आई कर लूंगा। लेकिन गलत हो जाएगा, यहीं पे गलत हो जाएगा क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे जैसे आगे मूव करेगा इसमें करंट जो होगा वो वेरी करेगा, करंट बड़ा सेम तो नहीं रहेगा। करंट की वैल्यू को टाइम के साथ जो वेरी हो रहा है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिंपल चीज कर सकते हैं। मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, अगर मैं v क्रॉस करूं तो ये कुछ इस तरीके से तो वो बनेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बी एल वी। ठीक है, बी एल वी। और इसके लिए कितना होगा, इसके लिए होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही होता है मेरे ख्याल से ई एम एफ। अगर मैं केवीएल का यूज करूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस बी एल वी इक्वल्स टू जीरो। माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू बी एल वी। अब इसमें बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है बी नॉट टैन टी, और एल वी की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे डी एक्स बाय डी टी। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी ये कट जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से x तक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे आई नॉट जो इनिशियल करंट है आई टी, जो करंट है टी टाइम पे, तो ये हो जाएगा माइनस एल आई टी प्लस एल आई नॉट इक्वल्स टू बी नॉट टैन टी एल एक्स। ठीक, तो एट एनी टाइम टी करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एल आई नॉट माइनस बी नॉट टैन टी एल एक्स बाय एल इक्वल्स टू करंट एट टाइम टी। ठीक, इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि भैया जो करंट है वो वेरी कर रहा है, सेम नहीं है, करंट सेम नहीं है, मेन चीज तो ये है। ठीक, आई नॉट की वैल्यू में जानते हो, आई नॉट मतलब इनिशियल करंट, इनिशियल करंट कितना था, इनिशियल करंट की वैल्यू हमको पता ही है, तो कैसे लिखा सकते हैं, यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एल आई का स्क्वायर, इससे हम इनिशियल करंट निकाल सकते हैं। अच्छा, हमसे पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रॉड इन 10 सेकंड कितना है। तो एक काम कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ जितनी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हुई होगी वो दो तरीके से यूज हुई होगी, एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और किसी भी इंस्टेंट पे जो टोटल एनर्जी होगी, क्योंकि और कहीं मैं नहीं बोल रहा तो और किसी तरीके से लॉस हो रहा है, तो इनिशियल जितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी वो किस 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 फॉर्म में होगी, एक रॉड की काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी स्टोर्ड इन दी इंडक्टर हाफ एल आई का स्क्वायर, ये टोटल होगी।
फोर्स वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। बेटर है कि हम इस मेथड से करें। ठीक। तो जो इंडक्टर में इनिशियल जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एट टी टाइम। ठीक। तो अगर मैं इसको वर्क निकालूँ तो ये हो जाएगा यू नॉट टू एल आई स्क्वायर टी एम क्यू इक्वल्स टू किसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। अच्छा, तो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो ये हो जाएगा एल आई नॉट माइनस पी नॉट एन डी एक्स बाय एल का स्क्वायर बाय एम इक्वल्स टू वी। ठीक, मैंने बस वही रखा है कि टी टाइम पे कितना करंट सर्किट में होगा, तो वो मैंने पहले लिखा रखा था, वही देख दिया बस। और मुझे क्या गिवन, मुझे गिवन है कि 10 सेकंड बाद जो वेलोसिटी है रॉड की वो जीरो हो जाती है। तो अगर मैं ऐसा कर दूं, तो अगर मैं रख दूं, मेरी वैल्यू मुझे मिल जाएगा 2 म्यू नॉट इक्वल्स टू एल एल आई नॉट माइनस बी नॉट टैन टी एक्स बाय एल का स्क्वायर। तो ये इतना आ जाएगा। तो यू नॉट की जो वैल्यू है हमारी, यू नॉट की जो वैल्यू है वो है हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल आई नॉट का स्क्वायर एल आई नॉट माइनस बी नॉट टैन टी एक्स बाय एल स्क्वायर। तो इसमें दो रूट आएंगे, एक को पॉजिटिव वे में लूँगा तो प्लस आई नॉट पॉजिटिव आई नॉट माइनस बी नॉट टैन टी। तो बाय एल, इससे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। ये गलत आंसर है, जीरो नहीं। माइनस लेंगे, माइनस आई नॉट इक्वल्स टू आई नॉट माइनस बी नॉट टैन टी एक्स बाय। तो इससे एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक्स आएगा आई नॉट एल बी नॉट बाय टेन। तो बी नॉट की जगह हम वो सारी चीजें ले सकते जो मैंने ऑलरेडी निकाली थी। बी नॉट, सॉरी, आई नॉट की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आई नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते, मैंने बोला था ना, बी नॉट को हाँ वाला स्क्वायर की कर देंगे तो हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट एल अंडर रूट आई नॉट। तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 म्यू नॉट एल। एक सेकेंड, एल स्क्वायर क्या होगा, हाँ अब छोटी गलती है सर, ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट बाय एल का अंडर। तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 म्यू नॉट एल अपॉन बी नॉट टेन। तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का आंसर। ठीक, तो ये जीरो नहीं होगा, मैं पहले जीरो लिखा था तो गलत है। इसका जो करेंट आंसर होगा वो क्या होगा। तो अगला पार्ट क्या कहते हैं, अगला पार्ट कहता है
वैल्यू ऑफ फाई फॉर विच रॉड कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस। तो रॉड को मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए उसके पास, तभी उसके मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि यू आई इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट का स्क्वायर बाई 2c कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट का स्क्वायर बाई 2c, तो ये जाएगा कॉस। इसकी मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई को पाई के बराबर कर देंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी आनी होनी चाहिए, पाई बाय आपका। तो मैंने क्वेश्चन बनाया था, तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। और एक बोनस क्वेश्चन भी है, ये आप सॉल्व करिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं बाद में दूंगा।